मैं केशव कुमार मिश्रा एनएसएस स्वयंसेवक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस साक्षात्कार कार्यक्रम में। आज हम साक्षात्कार करेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना मध्य प्रदेश की एक ऐसी स्वयंसेविका से जिन्होंने अपनी अभिनव विचारधारा एवं समाज में सुधार लाने की विविध कार्यशैली से सफलता की पराकाष्ठा प्राप्त की है। मैं स्वागत करता हूं राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित सुश्री मानसी तीर्थानी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हमारे दर्शक आपका परिचय आप ही के शब्दों में जानना चाहते हैं। जय हिंद। I am Mansi Tirthani from Sant Hidaram Girls College, Barkatullah University, Bhopal, Madhya Pradesh. It's been 4 years and associated as a volunteer under NSS, and this year for the year 2018-19 I have been awarded by Honorable President Shri Ramnath Kovind ji by the most prestigious award for the youth of the country, that is National Service Scheme Award. Thank you. राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय पुरस्कार की मानसी तीर्थानी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बड़े गर्व का विषय है कि मानसी तीर्थानी द्वारा किए गए प्रयासों से इनको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला, और न सिर्फ राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार और हम लोगों को गर्व करने का अवसर मिला, बल्कि इनके जो भी गुरुजन हैं, परिजन हैं, उन सबको गर्व की अनुभूति हो रही है। समाज सेवा के माध्यम से छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास को लेकर ये चलाई जा रही योजना वास्तव में युवाओं का सर्वांगीण विकास करती है, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मानसी तीर्थानी है। मानसी तीर्थानी की संस्था में भी इनको बहुत सारी वेटेज मिलते हैं, और वो संस्था भी अपने आप में अलग है, जो युवाओं को एक अलग प्लेटफॉर्म भी प्रदान करती है। तो मानसी तीर्थानी स्वयं में तो इनका पर्सनालिटी डेवलप हुई है, साथ में इनके जो परिजन हैं उनको हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने मानसी तीर्थानी को इन सब कामों को आगे बढ़ाया, इनको करने की स्वीकृति दी। तो सबसे ज़्यादा तो साधुवाद के पात्र इनके गार्जियन हैं जो इनको आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद इनके गुरुजन हैं जो लगातार इनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में हम लोगों का नंबर आता है। तो हमारी शुभकामनाएं मानसी के साथ हैं। मानसी ने जो ये उपलब्धि अर्जित की है, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक पड़ाव है, मंजिल अभी बहुत दूर है, और मानसी को एक मंजिल इन्होंने बनाई है, उस मंजिल को इन्हें पाना है। उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्कार। राष्ट्रीय सेवा योजना में एक गौरवशाली समय है कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की छात्रा मानसी तीर्थानी को राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वोच्च एनएसएस पुरस्कार इस वर्ष महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल मोड में दिया गया। सबसे पहले उनको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई कि उन्होंने अपने विश्वविद्यालय, अपने प्रदेश को गौरवान्वित किया है। मेरे बहुत सारे अनुभव बरकतुल्ला में रहते हुए तो उनके साथ काम करने के हैं, लेकिन जिला कैंप, राज्य स्तर शिविर, पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर, इन सब पर शिविरों में रहकर मैंने ये देखा कि अन्य गतिविधियों को डिजाइन करने का तरीका तो उनके पास है, लेकिन चीजों को अगर एक तरीके से बताया जाए तो किस तरह से डिजाइन करना है और फिर अपने ग्रुप को लीड कैसे करना है, ये एक खूबी मानसी तीर्थानी की है। और इसी कारण उन्होंने अपनी संस्था में कुछ नवाचार किए। विश्वविद्यालय में भी मन संचालन और दूसरी चीजों में वो आगे आई, और जो उनकी भाषा पे, खासकर इंग्लिश पे जो एक उनका अपना कमांड है, वो कहीं ना कहीं कई बार जो एक बौद्धिक समूह होता था उसमें उनको प्रमुख बनाता था, और इसी कारण है कि मन संचालन जैसे विषयों पर एकदम से आगे आई। लेकिन जब फील्ड में उन्होंने काम किया तो गांव के बच्चों को और सोसाइटी के बुजुर्गों को किस तरह से अपनी बात से कन्विंस किया जाता है, ये तरीका भी मानसी ने एनएसएस कैंपस टू कम्युनिटी के अंतर्गत वहां बहुत बेहतर तरीके से की। छोटी छोटी अन्य गतिविधियों में सहभागिता करना, लीड करना, ये हर स्वयंसेवक का वो होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अपने जब उनके साथ वरिष्ठ काम कर रहे हों और वरिष्ठों के बीच में अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करना, उसमें जगह बनाना और कुछ लोगों को कैरी ऑन करना महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारे गुण उनके अंदर हैं। मैं उनको इस उपलब्धि के लिए बहुत शुभकामना देता हूँ। इससे पहले जब उन्होंने मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तान का नेतृत्व एक कार्यक्रम में यूथ डेलीगेशन में चाइना में किया,
तब हम ये मानते थे कि बरकतुल्लाह में जो 17वां नाम इंदिरा गांधी के तौर क्षमा चाहूंगा एनएसएस पुरस्कार के रूप में आएगा, वो इस बैच में से होगा। और खुशी की बात है कि इस वर्ष उनके साथ कई लोगों ने इसमें आवेदन किया, लेकिन उन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम स्थापित किया। उनको पुनः विश्वविद्यालय और प्रदेश की तरफ से बहुत बधाई, धन्यवाद। आप 2016 से राष्ट्रीय सेवा योजना में एक सामान्य स्वयंसेविका के रूप में जुड़ी और इस वर्ष आप सत्र 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के सर्वोच्च पुरस्कार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। यह पूरी यात्रा आपके जीवन में क्या महत्व रखती है? सबसे पहले तो बड़ा ही गौरवान्वित फील हुआ जब अनाउंसमेंट हुआ और हमें कंफर्मेशन मेल आया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से। इम्पोर्टेंस ऑफ एनएसएस की बात करें तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जब आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से आप एनएसएस वॉलंटियर बनते हैं तो आप एक अलग ही नाम से पूरे कॉलेज में, पूरे इंस्टीट्यूशन में, पूरी यूनिवर्सिटी में जाने जाते हैं। और ये सामने से जब एक वॉलंटियर चल के आता है और जब एक नॉर्मल स्टूडेंट चल के आता है तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी अच्छे से आप दिखा सकते हैं। और यही डिफरेंस है जो हमें एनएसएस हमारी लाइफ में जब आती है तो आपका व्यक्तित्व पूरा ही बदल जाता है। यही हम लोग के एनएसएस का मोटो है कि व्यक्तित्व विकास हो एक स्टूडेंट के जीवन का, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो एजुकेशनल और सोशल सर्विस से। तो हमारे अंदर आप थोड़े ज़्यादा कंपैशनेट हो जाते हो, आप एक हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमारी खुद की और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ समाज में सुधार लाने की भी हमारी ही यानी यूथ की एक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई थिंक ये कुछ डिफरेंसेस है कि जब आप एक स्टूडेंट से एक एनएसएस वॉलंटियर बनते हैं, ये चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा नागरिक बनाती है। आपको राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे शुरू हुआ है समाज सेवा का यह सफर? जी, तो जो मेरी स्कूलिंग थी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट रतलाम में, जिसमें एनसीसी था, बट एनएसएस ना मैंने कभी सुना था ना ही कभी पढ़ा था। और आज जब एनएसएस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित होती हूँ तो कुछ लोग बड़े ही आश्चर्यजनक हो जाते हैं ये बात सुनकर कि जिस लड़की को 3 साल पहले तक एनएसएस पता भी नहीं था, आज वो इस मुकाम तक कैसे पहुँची। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी वो पहली ओरिएंटेशन, एनएसएस ओरिएंटेशन की वो क्लास थी जिसने मुझे सपना दिखाया आरडीसी परेड का, और वो क्लास मेरी ओरिएंटेशन की क्लास ली गई थी हमारे ही कॉलेज की स्टेट अवॉर्डी ऋचा त्रिवेदी मैम ने हम लोग की वो क्लास ली थी, जिसमें हमें बताया गया कि कैसे उन्होंने एनएसएस ज्वाइन करी, आरडीसी तक वो पहुंची और कैसे उन्हें स्टेट अवार्ड, मध्य प्रदेश का स्टेट अवार्ड प्राप्त हुआ। तब वो पूरा सपना मैंने देखा और बस उसे साकार करने के लिए मैं अपनी गतिविधियाँ करती गई। और इस तरीके से छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को आप हमेशा लें, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करें, कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने ना दें। और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते मेरी एनएसएस की 3 साल और अभी 4था साल जो मेरा एनएसएस में चल रहा है, ऐसे ही मैं आगे बढ़ती गई। आपने महाविद्यालय स्तर पर चयनित होकर गणतंत्र दिवस परेड में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। कैसा अनुभव रहा एक छात्रा का गांव की पगडंडी से निकलकर राजपथ तक पहुंचना? ये बहुत ही आपने अच्छी लाइट स्लैंग बोला है कि एज अ वॉलंटियर जब हम गांव की गलियों से निकलकर राजपथ के उस गौरव को फील करते हैं तो शायद उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना हर एक आरडीसी वॉलंटियर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसे हम बयां नहीं कर सकते। वो हमारा 26 जनवरी सुबह का क्षण, जिस दिन हम पहली बार प्रैक्टिस तो खैर बहुत बार हो जाती है, बट फाइनल 26 जनवरी को जब हम पहला कदम राजपथ पर हमारा आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही आप मेन स्टेज के सामने आकर सलामी देते हैं माननीय राष्ट्रपति जी को, हम एज ए सिविलियन जब हम पूरे विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के गौरव को उस टाइम फील करते हैं, उसे सलामी देते हैं और सलामी देखते से ही जब हम दाएं देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति जी भी हमें सलामी ही देते हैं। तो एक एज ए सिविलियन एक बहुत बड़ा ही हमें एक प्राउड फील होता है, एक प्राइड होता है हमारे चलने में और जिस ऊर्जा से हम चलते हैं। क्योंकि बताना चाहूँगी कि एनएसएस प्लेटून ही एक ऐसा प्लेटून है जिसमें एज ए सिविलियन हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं,
बाकी पूरी परेड में जितने भी प्लेटून्स होते हैं या तो आर्मी के होते हैं या नॉन सिविलियंस के होते या हैं, पुलिस के होते हैं, पुलिस के पैरामिलिट्री होते हैं, जी, फोर्सेस के होते हैं। और राष्ट्रीय सेवा योजना का जस्ता इकलौता ऐसा दल होता है जो सिविलियंस का रिप्रेजेंट करता है। बताना चाहूँगी कि एनएसएस का जो दल है, एनएसएस प्लेटून, उसमें पूरे ही भारत के हर एक स्टेट से वॉलेंटियर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और जम्मू से भी वॉलेंटियर्स होते हैं, चाहे वो कन्याकुमारी हो, लक्षद्वीप के भी आज भी वो वॉलेंटियर्स मेरे कांटेक्ट में हैं जिन्होंने लक्षद्वीप को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल लेवल, नेशनल हमारे सबसे बड़ी परेड में। तो एक बहुत ही अच्छी वो फीलिंग होती है और आपको एक सबसे बड़ा मौका मिलता है पूरे ही इंडिया के हर एक कोने के कल्चर, उनके आर्ट, उनके डांस फॉर्म, उनके फोक डांस फॉर्म, उनके म्यूज़िक को जानने का, जो शायद ही पूरी लाइफ टाइम में कभी ही एक प्लेटफॉर्म पे हमें शायद ही ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो अपॉर्चुनिटी मुझे आरडीसी परेड एनएसएस ने दी। तो उसे एक मिनी इंडिया के फॉर्म में हम बोल सकते हैं। एक मिनी इंडिया का वो दल होता है, जब हम वॉक करते हैं तो एक मिनी इंडिया वॉक कर रहा होता है राजपथ के वो 26 जनवरी की परेड में। एनएसएस आरडीसी परेड सिर्फ परेड तक ही सीमित नहीं है। 26 जनवरी को परेड होने के बाद जब हम लोग का सिलेक्शन भी जो प्री आरडीसी कैंप लगता है वहाँ से लेकर तक, और जब यूनिवर्सिटी हम लोग की सिलेक्शन लेती है तो उसमें सिर्फ परेड के ही मार्क्स नहीं होते, 100 मार्क्स। इसका थोड़ा मैं प्रोसीजर बताना चाहूँगी कि 100 मार्क्स का पूरा सिलेक्शन होता है, जिसमें से 50 मार्क्स हम लोग के परेड के होते हैं और 30 मार्क्स हम लोग के कल्चर के होते हैं, जो कि बहुत परेड के बाद एक बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करने वाली एक प्रतिभा हम लोग के अंदर, कल्चरल की प्रतिभा होनी चाहिए, जिसमें एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, माइम। डांस में से फोक डांस और पेट्रियाटिक डांस ही अलाउड होता है। तो डांस मेरा बचपन से ही फोटे रहा है, तो ये शायद एक मेरा प्लस पॉइंट था कि बट पहले वेस्टर्न डांस और अब फोक डांस में हमने इतना फोक डांस सारे कैंप्स में कर लिया है कि हम लोग का फोक डांस भी एक फोटे बन गया है। तो कोई भी नॉर्मल वॉलेंटियर आरडीसी में पार्टिसिपेट कर सकता है अगर वो थोड़ी सी मेहनत उसके अंदर जो उसकी प्रतिभा है, चाहे वो माइम हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे डांसिंग हो या चाहे सिंगिंग हो, वो किसी भी एक प्रतिभा को चूज़ करके उसमें ही इतना निपुण हो कि उसके कंपटीशन उसमें ही सबसे ज़्यादा उसके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए एज अ कंपटीशन। जब वो उतरता है कंपटीशन में, परेड अपनी जगह है। 26 जनवरी को जो राजपथ पर परेड हो जाती है और 27 जनवरी को हम हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के सामने दरबार हॉल, जो कि पूरे देश का एक सबसे खूबसूरत जगह है, एक मेमोरेबल हम लोग के लिए वो इवेंट होता है जब हम दरबार हॉल में माननीय राष्ट्रपति जी के सामने इंडिया का कल्चर प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही उस दिन के बाद हम माननीय राष्ट्रपति जी के कल्चरल परफॉर्म करने के बाद हम माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी हम हमारा कल्चर प्रेजेंट करते हैं। और मुझे भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि 200 वॉलेंटियर से सिर्फ 40 वॉलेंटियर सिलेक्ट हुए थे जो इंडिया का कल्चर प्रेजेंट कर पाए। लकीली आई वॉज वन ऑफ देम हु रिप्रेजेंटेड मध्य प्रदेश कल्चर इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 27 जनवरी आफ्टर द परेड ऑफ 26 जनवरी। आपने चयन प्रक्रिया की बात की, तो उसी से संबंधित हमारा एक क्वेश्चन है कि आप आज जिस मुकाम पे हैं, या जैसा कि हम मानते हैं कि आपने राष्ट्रीय सेवा योजना में शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया है, हम जैसे स्वयंसेवक जो इस सपने को साकार करने की पंक्ति में कार्यरत हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इस मुकाम तक, राष्ट्रीय सेवा योजना के सर्वोच्च पुरस्कार तक के कैसे पहुंचा जाए, या उसकी चयन प्रक्रिया क्या है और कैसे अपने सेवा कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाई जाए। साथ ही साथ आपने जिक्र किया था आरडी के सिलेक्शन के 100 नंबर का, तो आपने बताया कि 50 नंबर परेड के होते हैं, 30 नंबर सांस्कृतिक के होते हैं, तो वो 20 नंबर जो बचे वो किस चीज़ के होते हैं वो भी बताइए। और साथ में आपने जिस अवार्ड को ग्रहण किया है अभी, जिससे आप सम्मानित हुए हैं, वहाँ तक पहुँचने की चयन प्रक्रिया और हम अपने कार्य को कैसे गुणवत्ता बढ़ाई जाए, उस बारे में आपकी। क्षमा चाहूँगी कि जो 20 हम लोग के मार्क्स होते हैं, 50 परेड के मार्क्स होते हैं, 30 हम लोग की कल्चर परफॉर्मेंस के मार्क्स होते हैं। बाकी 20 मार्क्स में 10 मार्क्स जो हैं वो हम लोग के एनएसएस इंटरव्यू में होते हैं, जिसमें एनएसएस का ज्ञान पूछा जाता है। और बाकी के 10 मार्क्स हम लोग के पर्सनैलिटी के भी
होते हैं कि क्या आप एक अच्छे लीडर हैं, क्या आपकी पर्सनैलिटी वैसी है कि आप पूरे इस राज्य को एक राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो ये हम लोग के आरडीसी के 100 मार्क्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग का सिलेक्शन होता है। चाहे वो प्री आरडीसी कैंप में हो तभी भी यही प्रोसीजर होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हम लोग का यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, यही गाइडलाइंस होती हैं। और इसी के अलावा अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं, जैसा कि केशव आपने पूछा मुझसे, तो what made me desirable for this prestigious award of the country was my work and my achievements। जाहिर सी बात है कि अचीवमेंट्स वर्क हम कभी काम ऐसा नहीं ये सोच के करते हैं कि हमें ये अचीवमेंट चाहिए इसलिए हम ये काम करें। तो और यही विचारधारा रखते हुए मैंने आज तक हमेशा एनएसएस में काम किया है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार कभी मेरे लिए एक अचीवमेंट ज़रूर रहा है, बट कभी भी मेरा गोल नहीं रहा है। मैंने कभी भी गांव में जब हम काम करते थे, मैंने 4 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक भी काम किया है। जब बड़वानी जो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान बोला जाता है गर्मियों में, हमारा वहाँ पे स्टेट कैंप लगा था और वहाँ पे तालाब गहरीकरण करने जैसे कार्य को हमने किया है। और 4 डिग्री टेम्परेचर में रहकर हम जब राजपथ पर चलते हैं, वो दिल्ली की वो जनवरी जिससे सभी वाकिफ़ हैं, तो कभी ये नहीं सोचा था कि हमें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार चाहिए या इससे हम सम्मानित हो इसलिए हम कार्य करें। और इसके पीछे की एक बहुत ही सिंपल सी विचारधारा मैं रखती हूँ कि कार्य करते जाइए और फल की चिंता ना करिए। तो बस निरंतर ही उस प्रयास करते रहिए, निश्चित ही आपके अचीवमेंट्स आपकी झोली में आते जाएंगे और आपके नाम किए जाएंगे। बिल्कुल, मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना का जो कार्य होता है, जो स्वयंसेवक कार्य करते हैं, वो पूर्ण समर्पण भाव से करना चाहिए। हमें किसी भी अवार्ड या अचीवमेंट के लालच में या उसकी लालसा में कार्य अगर हम करेंगे तो हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। जो हमारा उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास की एक बहुत बड़ा अंतर होता है एक साधारण विद्यार्थी की जीवन शैली में और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक की जीवन शैली में। हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि आपको कैसी अनुभूति होती है समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान देकर, और राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ने के बाद आपने अपने व्यक्तित्व में क्या बदलाव देखे? अगर मैं योगदान की बात करूं तो जैसे हम लोग की एक फॉर्मेट बना हुआ है कि आपको ये गतिविधियां पूरे साल भर में करनी है, या आप इन कैटेगरीज में आप सोशल सर्विस कर सकते हैं। तो मेनली इसमें मेरा जो कंट्रीब्यूशन रहा है समाज के प्रति, वो बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग इन अ गर्ल्स कॉलेज, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वुमेन एम्पावरमेंट को मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दूँ मेरे काम में, जिसको ध्यान में रखते हुए मैंने वुमेन हेल्थ, वुमेन एजुकेशन और वुमेन और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी कोई आपदा होती है तो सबसे ज़्यादा सेक्टर जो होता है समाज का, जो कि है हमारा महिला वर्ग, वो सबसे ज़्यादा उस चीज़ से अफेक्ट होता है। और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की भी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है जिसे मैंने देखा, और फिर जब उसे मैंने मेरे एनएसएस और मेरे गांव से कनेक्ट किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं सिर्फ गांव में ही नहीं, पूरे देश में यही स्थिति है। जब भी एनवायरनमेंट या कोई आपदा आती है तो सबसे ज़्यादा, या कोई भी बदलाव किसी भी क्षेत्र में होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव एक वुमेन के जीवन पे देखा गया। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वुमेन हेल्थ, कैंसर अवेयरनेस, डिजिटल एजुकेशन और महिला साक्षरता अभियान जैसे अभियान में अपना योगदान दिया। जी, आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का जिक्र किया। हम सभी स्वयंसेवक आपदा प्रबंधन, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सुधार और ऐसे बहुत सारी गतिविधियां करते आए हैं और कर रहे हैं वर्तमान में। तो आपके अनुसार इन सभी कार्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या वास्तव में हम बदलाव लाने में सफल हुए हैं या उस ओर अग्रसर हैं? मैं बताना चाहूँगी कि पिछले साल ही राष्ट्रीय सेवा योजना ने उसका 50वां वर्ष यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष बहुत धूमधाम से बनाया है। धूमधाम से मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप उसको सेलिब्रेट करें। 50 वर्ष कंप्लीट होने का मतलब ये था
कि जितनी गतिविधियाँ 50 वर्षों से चली आ रही है एनएसएस के बैनर के अंडर, उन सब का समावेश करके हम उसके स्वर्ण जयंती वर्ष में उसको एक अलग ही स्तर पर लेके जाएं। और ये जबकि हम 2020-21 इसका 51st ईयर है, तो जाहिर सी बात है कि 50 वर्षों में समाज के कई वर्गों, शायद ही ऐसा कोई वर्ग होगा जहाँ तक एनएसएस की रीच या उसकी पहुँच नहीं की होगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि जब मैंने एक नवाचार के दौर पर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की मुहिम शुरू करी थी मेरे ही अडॉप्टेड विलेज कुराना भोपाल में, तो वहाँ देखा, सर्वे किया हमने, हेल्थ सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ही कम है उनकी हेल्थ को लेके। आज हम सभी को पता है कि सही और गलत क्या है, बट फिर भी उसके ऊपर हम कभी वो इम्पोर्टेंस या उसके ऊपर कभी अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद ये बन गई कि पूरे गांव में घर घर जाकर हर महिला को एक कैंसर के बारे में अवेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है और उस वर्ग के लिए शायद ही जिसके जो खुद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और जब उनके परिवार में कुछ ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो नकार नहीं सकती, जो हम नकार नहीं सकते, तो बस ऐसी ही कुछ चीज़ें थी, अवेयरनेस हमने क्रिएट करी। और मैं आज भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो गतिविधियाँ हम लोग को बताई गई हैं, चाहे वो प्लांटेशन हो, हेल्थ हो, उसमें नवाचार करना, उसमें नई नई चीज़ों को जोड़ना, जैसे अभी कोविड-19 आया है तो इसे हम कंटिन्यू करें। जो चीज़ें हैं उसमें और चीज़ें ऐड करके उसको आप एक नया ढांचा दे सकते हैं, कुछ इनोवेट कर सकते हैं। और यही शायद हम लोग की सबसे स्पेशल क्वालिटी है हम लोग के यूथ की, कि इनोवेशन इज़ मस्ट। आपने नवाचार और जागरूकता कार्यक्रम की बात की, तो जैसा कि आपकी उपलब्धियों के बारे में जब हम जानकारी जुटा रहे थे तो हमें पता चला कि आपको आदरणीय कलेक्टर महोदय तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा 2018 एवं 2019 में सर्वश्रेष्ठ चुनावी अभ्यास पुरस्कार से नवाजा गया है। निश्चित ही आप सभी स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणा है। आपने मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में क्या अनूठे कार्य किए और नवाचार लाने का क्या प्रयास किया? It's very true that as a campus ambassador, I have been awarded by the District Election Commission Bhopal and Collector Bhopal for the best practices in my district for the Lok Sabha and Vidhan Sabha election of 2018 and 19. अब जब आप पूछा है जैसा कि आपने, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगी कि इलेक्शन एक ऐसी चीज़ थी जो हमने 2 साल तक कंटिन्यू करी। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनफैक्ट स्टेट लेवल पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए, जिसमें पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था, स्लोगन कंपटीशन था, रंगोली मेकिंग था, कैनवास पर पेंटिंग जो डिस्ट्रिक्ट पूरे भोपाल लेवल पर किया गया था, जिसमें एज ए कैंपस एम्बेसडर हम लोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जागरूक करें। उसके लिए सबसे पहले हम लोग की ट्रेनिंग वीवीपैट मशीन, जैसे कि एक नवाचार था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, तो सबसे पहले तो हमने उसकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद हम लोग की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर ट्रेनिंग लेने के बाद हम सिर्फ वहीं तक ना सीमित रहें, हम लोग के गांव-गांव जाकर हम लोगों ने वीवीपैट मशीन को आप कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्शन प्रोसीजर जब इस बार चेंज हुआ तो किस तरीके से चेंज हुआ, क्या क्या चेंजेस थे, ताकि इलेक्शन डे के दिन कहीं भी किसी को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसी कारण बड़े ही स्मूथली इस बार भोपाल डिस्ट्रिक्ट में बढ़ोतरी हुई है और बड़ी ही स्मूथली इलेक्शन प्रोसीजर को देखा गया और यह प्लेस्ड हुआ था। काफ़ी स्मूथली पूरा प्रोसीजर इलेक्शन का कंप्लीट हुआ। इसके अलावा वीवीपैट मशीन ट्रेनिंग के अलावा हमने मेरे एज ए कैंपस एम्बेसडर मैंने मेरे ही कॉलेज की 450 स्टूडेंट्स का, जो कि इस बार की फर्स्ट टाइम वोटर्स थी, उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाया गया, जिसको काफ़ी अच्छा हम लोग के मीडिया द्वारा सम्मानित भी किया गया था। तो बस ऐसी ही कुछ चीज़ें थी जो इस बार हमने इलेक्शन एज ए कैंपस एम्बेसडर हम लोग का दायित्व था कि हम इन चीज़ों को करें और बड़े ही अच्छे से हमें इसे पूरा किया गया। चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि हमने इस बार ADR के साथ मिलकर मोर देन 30 एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी थी, चाहे वो भोपाल स्टेशन हो, चाहे भोपाल के सबसे बड़े मॉल के बाहर नुक्कड़ नाटक ही क्यों ना करना हो, आप किसी भी तरीके से लोगों को जागरूक फैलाएं, यही हम लोग का सबसे बड़ा मोटिव था। साथियों, आपको बता दें कि ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है,
जो चुनाव सुधार पे काम करता है, और उसके साथ तरह तरह के नुक्कड़ नाटक, फ्लैश मॉब जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया है भोपाल जिले में और संपूर्ण मध्य प्रदेश में। आमतौर पर इकाई का प्रत्येक स्वयंसेवक अपना सेवा कार्य 100% लगन से पूर्ण करता है, परंतु आप में वो कौन से अनुपम गुण हैं जो आपको बाकी स्वयंसेवकों से कुछ भिन्न और इस सम्मान के सुपात्र बनाते हैं? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं वॉलेंटियर कैटेगरी में आज हर किसी को देखती हूँ तो मुझे सारे वॉलेंटियर्स समान रूप से एक जैसे ही लगते हैं। जैसी बातें हम सभी के अंदर एक कुछ अलग क्वालिटीज़ होती हैं जो शायद आज मेरे अंदर है तो किसी और स्वयंसेवक के अंदर नहीं हो, बट उसके अंदर जो एक क्वालिटीज़ होंगी शायद वो मेरे अंदर ना हो। तो अपनी क्वालिटीज़ को पहचानो और उसी को ही स्ट्रांग बनाओ। हमारी वीकनेस और हमारी स्ट्रेंथ को पहचानो और उसी के ऊपर ही काम करो, तो आई थिंक कोई भी वॉलेंटियर इस सम्मान तक पहुंच सकता है। और जहाँ तक मेरी बात है, अगर मैं एनालाइज करूँ खुद का और पूरी जर्नी का, तो मैं शायद ये बोलना चाहूँगी, एक लेवल तक जब आप पहुँच जाते हो तो उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना वो सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। और शायद लीडरशिप क्वालिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ और सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमेशा तत्पर रहना, छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आपको किस मुकाम से कहाँ तक पहुँचा देती है, ये तो अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के बाद ही आपको रियलाइज़ होगा। इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगी। 2016 में जब मुझे मेरे कॉलेज की सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेविका का अवार्ड मिला मेरे कॉलेज लेवल में, तब बहुत खुशी हुई और उस चीज़ को मैंने मेंटेन रखा और 4 साल तक मुझे हर बार एनएसएस में अवार्ड मिलते रहे। 2017 में मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ एनएसएस का अवार्ड मिला, 2001 में मुझे बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर का अवार्ड मिला, और ऐसे ही 2018 में मुझे स्पेशल एनएसएस अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला कॉलेज लेवल पे। और 2018-19 जो कि मेरा फाइनल ईयर था, उसमें मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज 2018-19 का अवार्ड मिला। आई थिंक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, हर एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेशन देना और हर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना ही शायद एक कुछ चीज़ें थी, स्पेशल क्वालिटीज़ थी, और शायद मैं इसी क्वालिटीज़ की वजह से इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए सबसे डिज़ायरेबल वॉलेंटियर बोल सकती हूँ कि थी। आपने अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया, तो जब हम आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे आपकी उपलब्धियों के बारे में, तो हमें एक बात और पता चली कि संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय भोपाल की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के इतिहास में कुमारी मानसी तीर्थानी दूसरा नाम है जिन्होंने एनएसएस के सर्वोच्च पुरस्कार एनएसएस अवार्ड प्राप्त किया है। आपसे पहले कुमारी प्रीति सहरावत सत्र 2012-13 में यह पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। कैसा लग रहा है आपको अपनी उपलब्धि को इस नज़रिए से देखते हुए कि आप इस महाविद्यालय से दूसरी छात्रा हैं जिसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है? जी, मुझे ये मेरे लिए बहुत एक प्रिविलेज की बात है कि मेरे ही कॉलेज से मैं सेकेंड वॉलेंटियर हूँ जिसे ये इतना बड़ा राष्ट्र सेवा योजना राष्ट्रीय स्तरीय का जो पुरस्कार है जो माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया है, तो उसको प्राप्त करने वाली मैं मेरे ही संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय की दूसरी छात्रा हूँ। इससे पहले प्रीति शेरावत जी जो मेरी सीनियर रह चुकी है, उनको 2012 और 13 के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो काफ़ी ही अच्छा महसूस होता है। और इसी के साथ साथ हमारे महाविद्यालय में 2 स्वयं सेविका जिसमें प्रीति शेरावत दी और ऋचा त्रिवेदी दी थी, जिन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना का स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और हम लोग की प्रोग्राम ऑफिसर मिस मीनाक्षी श्रीवास्तव को भी स्टेट एनएसएस अवार्ड से गत वर्ष ही सम्मानित किया गया है। और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैं मेरे कॉलेज की 3rd वॉलेंटियर थी जिन्होंने इंडियन यूथ डेलीगेशन प्रोग्राम टू चाइना में पार्टिसिपेट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली, और हमें चाइना में एज ए यूथ एम्बेसडर रिप्रेजेंट किया इंडिया को। इसके पहले नवाहत हसन उन्हें भी चाइना यूथ डेलीगेशन के लिए सिलेक्ट किया गया था, और प्रीति शेरावत दी को भी चाइना के यूथ डेलीगेशन प्रोग्राम में सिलेक्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा ये यूथ डेलीगेशन है जिसमें जितने भी प्रतिभाशाली स्वयंसेवक होते हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। आपने इंडियन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का जिक्र किया, और आपका चयन इंडियन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2019 के लिए हुआ था जिसमें आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो हम ये जानना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर कैसा अनुभव हुआ, और आपका अनुभव कैसा रहा
तथा भारत और चीन के युवाओं में आपने क्या विभिन्नताएं देखी? अगर मेरा एक्सपीरियंस की बात आती है इंडियन यूथ डेलीगेशन प्रोग्राम की, तो एक्सपीरियंस ऐसा था जिसे मैं शायद बयां ही नहीं कर सकती। सबसे बड़ा गौरवशाली मैं उसकी बात करूं, गौरवशाली क्षण वो था जब हम बीजिंग चाइना में इंडियन एम्बेसी में खड़े थे और जब वहाँ की यूथ क्लब जो था उन्होंने हम लोग भी इंडियन एम्बेसी जो बीजिंग में है उन्होंने जब हमारा स्वागत किया, हम लोग का डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था वहाँ की यूथ द्वारा, तो शायद वो ही सबसे बड़ा गौरवान्वित फील करवाने वाला सबसे बड़ा एक क्षण था पूरे यूथ डेलीगेशन का। और वो फेयरवेल भी बहुत यादगार था। इसी के साथ साथ पूरा डेलीगेशन टोटल 12 डेज़ का था, जिसमें हम लोगों ने 10 डेज़ चाइना में बिताए थे। वहाँ के कल्चर, वहाँ की इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इनके बारे में हमें कुछ बताया गया। वहाँ की मीडिया, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का यूथ, हमारे इंडियन यूथ या वहाँ की चाइनीज़ है, वो चाइना के लोग हैं जो इंडियन को किस तरीके से देखते हैं। तो इस विषय में मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारा इंडियन कल्चर, इंडियन फोक डांसेस, इतना आर्ट एंड कल्चर जितना इंडिया में है और हमने जिस तरीके से उसे संजो कर रखा है, उसी तरीके से चाइनीज़ कल्चर हो, चाइनीज़ आर्ट हो, जो कैलीग्राफी है या मेडिसिन है, जैसे नेचुरोपैथी मेडिकल जो है वो चाइनीज़ से ही हमें इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। जैसे बहुत सारे आर्ट है वहाँ पर, तो इस तरीके से चाइना ने भी उसके आर्ट और कल्चर को संजो कर रखा गया है। जिस तरीके से वो इंडियंस को देखते हैं तो वाकई वो बहुत प्रभावित है इंडियन यूथ से। ये हमें रियलाइज़ हुआ जब हम चाइना ट्रिप पे थे और वहाँ के यूथ से फेस टू फेस इंटरेक्शन हम लोग का हुआ। जब हमने उनके कल्चर को जानने की कोशिश करी, वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, वहाँ की मैरिज एज लिमिट क्या है, वहाँ का यूथ इंडिया के बारे में बहुत ही सकारात्मक सोच रखता है। हमारी गवर्नमेंट बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसे एक छोटा सा इंसिडेंस केशव मैं तुमसे शेयर करना चाहूँगी। जब हम जैसे पूरा दिन हम लोग के वहाँ पे एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल कंपनीज़ में विज़िट होते रहते थे, वहाँ की अलग अलग चीज़ों, एजुकेशन सेक्टर हो या टेक्नोलॉजी को जानने के लिए। शाम को जब हम लोग के फ्री टाइम में शॉपिंग करने जाते थे, ये चाइना एक शॉपिंग हब है जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो जहाँ तक हम वहाँ पे जाते थे, हम एक शॉप पर गए थे, क्लॉथ मार्केट था जहाँ पर हम गए। हम जैसे ही इस शॉप में एंटर हुए तो वहाँ के लोगों को इंग्लिश थोड़ी नहीं ही आती है और वहाँ पे चाइनीज़, मैंडरिन चाइनीज़ ज़्यादा चलती है। तो जब उस शॉपकीपर ने हमसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, हमने बोला कि या वी आर इंडियंस, वी आर फ्रॉम इंडिया, तो उसने बोला मोदी मोदी, ओके यू आर फ्रॉम मोदी। ये सुन के हमें बहुत ही आश्चर्यजनक एक स्लैंग था उनका जब उन्होंने मोदी मोदी बोला, तो बहुत ज़्यादा ही एज ए इंडियन प्राउड हो रहा था। हमारी करंट गवर्नमेंट जब इतना अच्छा काम कर रही कि उससे पूरे वर्ल्ड में तारीफ मिल रही है, पूरा वर्ल्ड आज हमारे इंडिया के कल्चर को एक बहुत ही अच्छे सकारात्मक नज़रिए से देखता है और हमारी गवर्नमेंट को भी दूसरे देश में उतनी ही अप्रेजल और प्रेस मिलती है जितनी ही इंडिया में मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंट था एक बीइंग एन इंडियन हम लोगों के लिए इस पूरी जर्नी का। तो भारत युवाओं का देश कहलाता है। जी। आज के युवा जोशीले, गर्वीले और ऊर्जा से भरपूर हैं, परंतु बढ़ते हुए भौतिकवाद के कारण युवा अपनी ऊर्जा का सही मार्ग पर उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में युवा किस तरह खुद को राष्ट्रीय सेवा योजना से जोड़कर अपनी शक्ति को सामाजिक कार्य में लगा सकता है? यही तो एक रीज़न है जब एनएसएस नॉर्मल स्टूडेंट एनएसएस वॉलेंटियर बनता है, और शायद यही एक हम लोग का बेसिक और फर्स्ट मोटिव है। जितनी भी हम लोग की यूथ एनर्जी है उसको एकदम सही ढंग से और सही वे में चैनलाइज करके यूज़ करना, ताकि वो देश हित, समाज हित में अपना योगदान दे पाए। और बेसिक मोटो हम लोग की एनएसएस का यही है कि यूथ को सही ट्रैक पर लेकर आए। क्योंकि अगर हम यूथ की बात करें या यूथ कैसे हमारी सोसाइटी में वर्क कर सकता है थ्रू दिस नेशनल सर्विस स्कीम, तो मैं कहना चाहूँगी जब देश का 1/3 हिस्सा ही यूथ है
तो उससे बड़ा चेंज मेकर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी, हमारे इंडिया के लिए तो और कोई हो ही नहीं सकता। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ही हम जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करते हैं और यही हम लोग का काम होता है। तो सबसे बड़े चेंज मेकर्स तो हम हैं जो इंडिया को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा सकते हैं, जो कि हम एज ए NSS वॉलेंटियर पहुंचा रहे हैं। ये हमारा दायित्व है कि एज ए वॉलेंटियर हम सोसाइटी की जितनी भी कड़वी सच्चाइयाँ हैं उन्हें हम दूर करके आज के युग में सोसाइटी को एक अलग स्तर पर लेके जाए। मॉडर्नाइजेशन को हम हमारे ट्रेडिशनल कल्चर से मिलाकर एक बहुत ही सुंदर आकार हम कैसे दे सकते हैं, और ये हो भी रहा है। जब 50 वर्ष हो चुके हैं तो हम देखते हैं कि यूथ आजकल NGOs और स्टार्टअप्स के थ्रू या NSS गतिविधियों के थ्रू कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर रहे हैं। आपने एक संदेश दिया कि कैसे युवा अपनी सकारात्मक शक्तियों का सही दिशा में इस्तेमाल करके या सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करके भारत को पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अब हम वापस लौटते हैं। आपने स्टेट कैंप का जिक्र किया, तो आपने राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, विश्वविद्यालय स्तरीय, जिला स्तरीय एवं यूनिट स्तरीय कैंप किया है। कैंप में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है एवं नेतृत्व भी किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक इन शिविरों के माध्यम से कैसे अपना व्यक्तित्व विकास एवं खुद में नेतृत्व कौशल को विकसित कर सकते हैं? बीइंग अ स्टूडेंट एंड NSS वॉलेंटियर, मुझे एक नॉर्मल स्टूडेंट से जो लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर इंकलकेट करी गई है सिंस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माय जर्नी, इसका पूरा क्रेडिट मैं मेरे कैंप्स को ही देना चाहूँगी। जहाँ पे 7 डेज़ कैंप, 10 डेज़ PRDC कैंप, चाहे वो RDC कैंप हो, और शुरुआत से ही जब यूनिट कैंप में एक वॉलेंटियर जाता है तो उसके ऊपर अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड किए जाते हैं और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें पढ़ाई जाती है, बट जब थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोग का प्रैक्टिकल में बदलता है और जो चैलेंजेस आप वहाँ पे फेस करते हो एज ए लीडर, आप पूरी टीम वर्क कैसा होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है, एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन, पूरी टीम में बैठाना, शायद यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका पूरा समावेश आपको एक बहुत बेहतर लीडर बनाता है। चाहे वो एक 10 to 12 वॉलेंटियर्स का ग्रुप यूनिट कैंप में लीड करना हो, या फिर एक दिन पूरे भारत को एज ए लीडर आपको लीड करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो आपको लीडरशिप बनाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको कैंप में सिखाई जाती हैं। मतलब कि हम मैनेजमेंट के बारे में किताब में पढ़ जरूर सकते हैं, पर राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविरों के माध्यम से हम उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि ऑन ग्राउंड हमें कैसे बात करनी है, गांव वालों से संपर्क कैसे साधना है, जो हम सर्वेज करते हैं या टीम में कैसे काम करना है। और शिविर की एक दिनचर्या होती है जो हमें अनुशासित करता है, स्व अनुशासन सिखाता है NSS का कैंप। मतलब दिनचर्या सुबह से लेकर इवनिंग तक कब क्या करना है, बौद्धिक सत्र हो गया, परियोजना कार्य हो गया। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि जब हम गांव में किसी भी गोद ग्राम में हम गतिविधियां करते हैं तो आपका अपना अनुभव क्या रहा है? मतलब जब आप काम करने गांव में गई हैं तो ग्रामीणों की तरफ से क्या व्यवहार रहा है या उनका क्या इफेक्ट पड़ा, आपने क्या बदलाव देखा है इन 4 वर्षों में, उस बारे में बताइए। मैं बताना चाहूँगी कि NSS से पहले मैंने कभी गांव ही नहीं देखा था। मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि हम सिटी लाइफ में और स्कूलिंग में और फिर कोचिंग्स में इतना ज़्यादा हम लोग हमारा टाइम दे देते हैं, और शायद वो टाइम आज के इस दौर में ज़रूरी भी है, क्योंकि आज जब ये बोला जाता है कि मार्क्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, और हालांकि ऐसा अब देखा नहीं गया है। अब इंडिया फोकस कर रहा है उसके यूथ में जो स्किल्स है उसे और ज़्यादा महत्व बनाने के लिए, ताकि वो स्किल बेस्ड इंडिया बने। तो उसके पहले मैंने जब कभी गांव नहीं देखा था, तो गांव में जब गई तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो सामने जो ग्रामीण होते हैं उनकी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना। आप एक दिन में ये कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए NSS में निरंतर कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो लिंक अगर एक बार छूट गई तो आप वो ऑब्जेक्टिव कभी अटेन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये शायद मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि जैसे डिजिटल लिटरेसी हो गया, यूज़ ऑफ सैनिटरी नैपकिन हो गया जिसके ऊपर हमने काम किया था,
डिजिटल लिटरेसी, आप एक दिन में किसी को कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं सिखा सकते। हमें 3 वर्ष लग गए। आज तक मैं इस कोविड-19 सिचुएशन में भी मेरे शहर रतलाम में एक छोटी सी बस्ती में जाकर अब वहाँ पे डिजिटल एजुकेशन स्टार्ट करती हूँ। निरंतर हेल्थ के ऊपर एनालाइज करना, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना कि वाकई जो हमने 7 दिन के उस यूनिट कैंप के शिविर में सिखाया है तो क्या उसका प्रभाव रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहूँगी एज ए सक्सेस स्टोरी, वो है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक छोटी सी चीज़ है कि सूखा कचरा और गीले कचरे को अलग अलग रखना। बट जब आप वाइड स्कोप इसका देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है हमारी पूरी एनवायरनमेंट को। अब घर में ही बहुत सारे घर ऐसे थे, हमने जब देखा स्वच्छ भारत अभियान इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप के अंतर्गत जब हम गांव में गए और ये हमारा देखा गया कि काफ़ी कम अवेयरनेस है कचरे को लेकर। और ये सेग्रीगेशन जो हमारी सरकार ने एक इनिशिएटिव लेकर स्टार्ट किया तो हमने इसके ऊपर लोगों को बताया गया कि क्या इफ़ेक्ट, कितना डेडली इफ़ेक्ट ये हो सकता है हमारे क्लाइमेट चेंज में। तो इसी तरीके से फिर हमने उन्हें प्रशिक्षित किया और नगर निगम ने भी, इसलिए हम लोग का मुझे सम्मान प्राप्त हुआ नगर निगम भोपाल द्वारा, जिसने स्वच्छता भारत समर इंटर्नशिप के अंदर मुझे कॉलेज द्वारा भी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ सबसे सराहनीय कार्य करने के दौर पर। विश्वविद्यालय स्तर पर भी मुझे इससे सम्मानित किया गया सर्टिफिकेट से, कि जिसमें हमने ट्रेनिंग करी, गांव वालों को बताया गया, इसका इफेक्ट दुरुपयोग बताया गया कि प्लास्टिक को कैसे अलग करना है, सूखा कचरा और गीला कचरा कैसे, तो बेसिक सी चीज़ें उन्हें बताई गई और आज भी वो वहाँ यही फॉलो करते हैं। और ये छोटी सी मेरी सक्सेस स्टोरी थी। और आज देखिए कि पुराना गांव जो है वो बहुत ही प्रदूषण, पुराना रतलाम, कुरामा भोपाल के गांधीनगर के पास का एक गांव है जो हम लोगों का 3 साल तक अडॉप्टेड विलेज रहा है और आज वो एकदम प्रदूषण रहित हो चुका है। बहुत बढ़िया। आप बात कर रही थी स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप 2018 की। जी। जैसा कि हमने आपसे बात करते हुए जाना कि आप शुरुआत से ही सामाजिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों में विशेष रुचि रखती हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी विशेष प्राथमिकता देती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपने पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में सामंजस्य बिठाया और स्वयंसेवक कैसे इन दिनों सामाजिक कार्यों की गतिविधियों को करते हुए अपने पढ़ाई के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी कि कॉलेज की पढ़ाई शायद इतनी टफ नहीं होती है। मेरा शायद पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को ये गलत लग सकता है, बट मैंने कभी कॉलेज की पढ़ाई को सेक्रीफाइस नहीं किया मेरी एनएसएस की एक्टिविटीज़ के लिए, और ना ही मैंने एनएसएस की एक्टिविटीज़ को सेक्रीफाइस किया मेरी पढ़ाई के लिए। दोनों को ही मैंने हमेशा एक इक्वल प्रायोरिटीज़ पे रखा क्योंकि मेरे लिए दोनों ही ज़रूरी थे। जब मैंने ये देखा कि हाँ, सोसाइटी को अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक नीडी सोसाइटी है आज हमारी इंडियन सोसाइटी जो है, उसे नीड है हर चीज़ की, उसे नीड है अवेयरनेस की, तो वो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी। बट एज अ स्टूडेंट भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कॉलेज की पढ़ाई, अच्छे नंबरों से पास होना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसे अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट एक प्रायोरिटी दे कि अगर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप एनएसएस एक्टिविटीज़ को, जायज़ सी बात है, तवज्जो नहीं देंगे या थोड़ी कम तवज्जो दें तो बहुत जायज़ सी बात है कि इससे आप एक अच्छे स्कोर्स और अपने एकेडमिक्स में भी एक्सेल कर सकते हैं। और पूरे हफ्ते भर आप निरंतर कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि एनएसएस में भी एक हम लोग की गाइडलाइंस ही एनएसएस की ये बोलती है या तो वीकेंड पे आप गांव जाइए और या तो आपके कॉलेज आवर्स कंप्लीट होने के बाद हम विलेज विजिट करते थे, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेशिंग होता था वहाँ के लोगों के संपर्क में आना और वहाँ के लोगों से बातचीत करना, वहाँ की लाइफस्टाइल को देखना। तो आई थिंक इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से आप दोनों ही चीज़ों को मेंटेन और बैलेंस्ड तरीके से फोकस के साथ 3-4 साल जो मेरे कॉलेज का टाइम रहा है उसमें मैंने दोनों चीज़ों में ही बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। एक एनएसएस वॉलंटियर अपने सामाजिक दायित्वों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी निरंतर जारी रखता है और वो एक ऑलराउंडर होता है। एनएसएस स्वयंसेवक सारे कार्य करता है, वो चाहे कैंप की गतिविधियाँ हो, ग्रामीण गतिविधियाँ हो, यूनिवर्सिटी में हो, अपने महाविद्यालय के प्रांगण में हो, वो सारी गतिविधियों का निर्वहन के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस रहता है और दोनों का ही नुकसान नहीं होने देता है। जैसा कि जिक्र आया है राष्ट्रपति भवन का,
तो इस वर्ष कोविड महामारी के दौरान वो प्रोग्राम नहीं हो पाया जो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में, जहां भारत का हर नागरिक या यूँ कहें एनएसएस का हर स्वयंसेवक वहां पे जाके माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा अवार्ड लेना या उनसे एक मुलाकात के लिए भी स्वप्न देखता है। तो इस वर्ष कोविड महामारी के कारण आप लोगों का जो सम्मान वाला कार्यक्रम था वो वर्चुअली हुआ, तो इस बात का आपको कितना दुख है, या मतलब उस दरबार हॉल तक ना पहुंच पाने का कोई मलाल ऐसा जी, कुछ? इस बात की हमें इस बात का थोड़ा दुख भी है कि हम वो स्वर्णीय दरबार हॉल, जो कि पूरे देश का सबसे खूबसूरत राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल है, हम वहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाए हैं। बट खुशी इस बात की है कि इस कठिन दौर में भी हमारे लिए ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए जो हम लोग की एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर थे। इसका श्रेय मैं देना चाहूँगी रीजनल ऑफिस भोपाल के रीजनल डायरेक्टरेट कबीर शाह सर थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के उन ऑफिशियल्स के, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो ऑफिशियल हो, सबने दिन रात मेहनत करके नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर से टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग को किस तरीके से राष्ट्रपति जी की वो वर्चुअल सेरेमनी से जोड़ा गया, जिसमें हम लोग के रिहर्सल हुए हैं। और शायद इन सभी की ही मेहनत एक बहुत इस वर्चुअल फर्स्ट टाइम एवर कंडक्टेड वर्चुअल नेशनल अवार्ड सेरेमनी को एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम बना पाई। एक नवाचार था। जी जी, राष्ट्रीय कि सेवा इस योजना। सिचुएशन में भी हम थमते नहीं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अगर आपको वो चीज़ हासिल करनी है तो आप वो कर ही लेते हैं। जी, सामाजिक कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के अतिरिक्त भी राष्ट्रीय और स्वयंसेवकों में कुछ ऐसे हुनर होते हैं जो उनकी पहचान बन जाते हैं। आप अपनी किस प्रतिभा से पहचानी जाती हैं? शायद एंकरिंग एक मेरी ऐसी चीज़ है जो मैंने नेशनल इंटीग्रेशन कैंप की क्लोजिंग सेरेमनी से लेकर ओपनिंग सेरेमनी से लेकर क्लोजिंग सेरेमनी तक करी थी। और चाहे वो आरडीसी कैंप क्यों ना हो, या वहाँ पर जब मध्य प्रदेश के कल्चर की बारी आई, तो बताना चाहूँगी कि मैंने एक ही इवनिंग, जो हम लोग की कल्चरल इवनिंग थी मध्य प्रदेश की, उसमें एंकरिंग से शुरुआत करते करते 6 डांस परफॉर्मेंस अलग अलग कल्चर जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी कल्चरल फोक डांस हो, वो हमने सारे ही प्रेजेंट किए थे। तो मैंने वो शायद वही एक चीज़ थी जिसने मुझे सिलेक्ट करने में वो चीज़ बहुत हेल्पफुल रही थी जब मैं सिलेक्ट हुई थी कल्चर परफॉर्म करने के लिए। तो एक बोलना चाहूँगी कि डांस फॉर्म जिससे मैं शायद जानी जाती हूँ, डांस एक मेरा फोटे रहा है बचपन से ही। और एंकरिंग भी कहीं ना कहीं जो मैंने यूनिट कैंप से शुरू करी थी, पहली बार जब मैंने स्टेज पे डिस्ट्रिक्ट कैंप में मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था, और आज तक वो माइक कभी मेरे हाथ से छूटा ही नहीं। बिल्कुल, आपने जिस एंकरिंग का आप जिक्र कर रही हैं वो राष्ट्रपति भवन के दरबार में हुआ था? जी नहीं, उस टाइम पूरे देश में इलेक्शन के माहौल के चलते और कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई थी कि हम लोग नहीं अरेंज कर पाए थे कि दरबार हॉल में आरडीसी की क्लोजिंग सेरेमनी हो। इसलिए वो क्लोजिंग सेरेमनी नेहरू युवा केंद्र दिल्ली में जो भवन बना है उसके ऑडिटोरियम में हमने ऑर्गेनाइज करी थी, जो हम लोग का आरडीसी का एक अकोमोडेशन भी हम लोग का वहीं किया गया था। तो हम लोग की क्लोजिंग सेरेमनी में हम लोग के एनएसएस डायरेक्टर मौजूद थे, एनएसएस कैंप डायरेक्टर मौजूद थे, मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मैम आई हुई थी उषा मैम, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अंडर सेक्रेटरी थे, डायरेक्टर ऑफ एनएसएस मौजूद थे, जिनके सामने मुझे एंकरिंग और पूरे ही क्लोजिंग सेरेमनी को एंकर करने का मौका दिया गया। उसके एक दिन पहले हम लोग के कैंप के चीफ गेस्ट हम लोग के पूर्व खेल मंत्री भी रह चुके हैं, जिनके समक्ष मुझे एंकरिंग करने का मौका दिया गया। एनएसएस में अगर मैं देखती हूँ मेरे प्रेरणा स्रोत को, तो कहीं ना कहीं मेरे प्रोग्राम ऑफिसर्स मेरे सबसे बड़े सपोर्टिव सिस्टम रहे हैं। मिस मीनाक्षी श्रीवास्तव, मिस शाजिया खान और डॉक्टर वर्षा मंडवारिया मेरे कॉलेज के एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं। मेरे प्रिंसिपल को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, डॉक्टर चरणजीत कौर, जिन्होंने
हर मेरे छोटे से छोटे प्रयास को, चाहे वो फर्स्ट यूनिट कैंप हो, चाहे फर्स्ट अवार्ड हो, यहाँ तक कि आज भी वो मेरे हर छोटे से और बड़े से प्रयास को एक अचीवमेंट के तौर पर मुझे प्रोत्साहन करती है और उसे रिकग्नाइज करती है और प्रेज करती है। और अप्रेजल ही और अचीवमेंट्स के अप्रेजल ही ऐसी चीज़ है जो आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। और चाहे वो मेरी आरडीसी परेड ट्रेनर मेरे कॉलेज की ही मेरी सीनियर मिस नवाहत हसन ही क्यों ना हो, जिसने मुझे बताया कि आरडीसी में जाने के लिए कौन कौन सी आपके ऊपर अंदर क्वालिटीज़ होने चाहिए, जिन्होंने कि शायद मुझे आरडीसी के लिए तैयार किया, मुझे यूथ डेलीगेशन प्रोग्राम के लिए तैयार किया गया। मेरे कॉलेज की फर्स्ट नेशनल अवार्डी प्रीति शेरावती में भी हम उनकी फ़ोटो, जाहिर सी बात है हम उनसे कभी फेस टू फेस मिल नहीं पाए, बट उनकी फ़ोटोग्राफ्स और उनके अचीवमेंट्स हमारे कॉलेज ने अभी तक हर जगह संजो कर रखे हैं, जो एक हम लोग के लिए हमेशा ही एक मोटिवेशन का स्रोत रहे हैं। सबसे बड़े मोटिवेशन के स्रोत तो हमारे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम ऑफिसर श्री राहुल सिंह परिहार जी हैं, जिन्हें 25 वर्ष हो चुके हैं एज अ एनएसएस वॉलेंटियर, और आज वो उस मुकाम तक ईटीआई प्रशिक्षक बन चुके हैं। तो इससे बड़ी बात, और वो नेशनल लेवल, और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि लकीली मैंने मेरे सारे कैंप्स उन्हीं के नेतृत्व में किए हैं, और जिन्होंने ही मेरे अंदर एक वॉलेंटियर से एक नेतृत्व करने वाली वॉलेंटियर बनाया, मुझे लीडरशिप स्किल्स सिखाई। और चाहे वो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हो जो भोपाल में मैंने लीड किया था, चाहे वो स्टेट कैंप हो जो मैंने एज ए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से वॉलेंटियर की कैटेगरी में लीड किया था, तो शायद यही बस सारी चीज़ें हैं जिसके छोटे भाग मिलाकर हमें एक संपूर्ण वॉलेंटियर बनाते हैं इस अवार्ड के लिए। आपने बात की प्रेरणा स्रोत की, और साथ में आपने जिक्र किया कि किस तरीके से आपको महाविद्यालय की प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा समय समय पर सपोर्ट और प्रोत्साहन मिलता रहा। जी, इसी प्रोत्साहन की कड़ी में हम ये जानना चाहते हैं कि इन सारे सामाजिक कार्यों को करते हुए आपके फैमिली का कैसा सपोर्ट था, और घर वाले मतलब किस हद तक आपको अप्रिसिएट करते थे और कैसे सपोर्ट करते थे, उसके लिए आप कुछ बताएं। वॉलेंटियर्स के लिए तो शायद इस वीडियो में काफ़ी मैसेजेस हैं, बट एक छोटा सा मैसेज मैं, जो मुझसे बड़े हैं, चाहे मैं पेरेंट्स को देना चाहूँगी जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कभी भी बच्चों को रोकिए मत उनकी ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने के लिए, उनकी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। चाहे बच्चा किसी भी फील्ड में जाना चाहे, अगर वो फील्ड बिल्कुल सही है और अगर वो गलत राह पे नहीं है तो उसे कभी मत रोकिए। सभी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, और ऐसा ही किया मेरे पेरेंट्स ने। कभी भी उन्होंने मुझे कहीं भी जाने से रोका नहीं। बस अगर बच्चे सही हो तो पेरेंट्स नहीं रोके तो फिर देखिए वो कितनी ऊंचाइयां छूते हैं और हमारे समाज को भी एक अलग स्तर पर लेके फिर वो जाते हैं। राष्ट्रपति जी से पुरस्कार भी ले सकते हैं और राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र भी तय कर बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल जैसा कि आपने किया। अब हम जो नवीन स्वयंसेवक जो अभी राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, उनके लिए कुमारी मानसी तीर्थानी क्या संदेश देना चाहेंगे? जो न्यू वॉलेंटियर्स अभी इस सेशन में एनएसएस वॉलेंटियर्स बनेंगे, तो उनके लिए बस एक ही है कि जो भी आप सोचें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में कोई सा आपका कंट्रीब्यूशन हो, एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट हो, डिजिटल लिटरेसी हो, कैशलेस इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी योजना, कोई सी भी योजना जिसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहें, उस प्रयास को आप निरंतर करते रहिए, क्योंकि चेंजेस कम ग्रेजुअली। एक ही दिन में आप सोसाइटी के चेंज मेकर नहीं बन सकते। तो बस मेरा मैसेज यही है कि एनएसएस वॉलेंटियर को निरंतर प्रयास करना चाहिए। जितनी भी उसकी प्रैक्टिसेस है वो आठों पहर लगातार उस चीज़ के ऊपर काम करें, तो कोई भी चेंजेस सोसाइटी में लाना शायद इतना मुश्किल नहीं है। बस यही कहना चाहूँगी कि हमेशा कंटिन्यूअंस में आप अपनी एक्टिविटीज़ करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाम ये अवार्ड्स करते रहिए। बिल्कुल, हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस साक्षात्कार को देखकर नवीन स्वयंसेवक जरूर प्रेरित होंगे और समाज सेवा का कार्य राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर निरंतर करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच केशव एंड आयुषी सिंघाई, जिन्होंने बहुत एफर्ट्स
लगाए हैं इस इंटरव्यू कंडक्ट करने में इस सिचुएशन के अंदर। और मैं बताना चाहूँगी कि केशव और आयुषी हम लोग के साथ के ही वॉलेंटियर्स हैं, और केशव को मैं पर्सनली भी जानती हूँ। इनके साथ हमने और काम भी किया है, एनएसएस की बहुत एक्टिविटीज़ भी करी हैं। इन्होंने स्टेट लेवल पे अपने विश्वविद्यालय, अपने महाविद्यालय को रिप्रेजेंट किया है, अपने महाविद्यालय के सर्वोच्च एनएसएस पुरस्कार अपने नाम किए हैं, और नेशनल यूथ फेस्ट लखनऊ में भी इन्होंने ये प्रतिभागी रहे हैं उस नेशनल कैंप के। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू एंड पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स। एंड डिजिटल माध्यम से जिस तरीके से लगातार ये लगे रहते हैं कि कैसे एनएसएस को हम डिजिटल माध्यम से ज़्यादा वॉलेंटियर्स तक पहुंचाएं, हमारी आवाज़, हमारी गतिविधियां का गुणगान करते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच दीदी। जय हिंद। जय हिंद।